नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश आवर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर रैली के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें इमरान खान के अलावा पूर्व राज्यपाल इमरान इस्माइल और 3 से 4 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इमरान खान के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस समय इमरान खान मौजूदा सरकार के खिलाफ आजादी मार्च निकाल रहे हैं। वहीं हमले के बाद इमरान खान का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है और वो अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर है, इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ है और रैली के दौरान इमरान पर फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि इमरान खान के पैर में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों ओर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, एक अफरा तफरी भरा माहौल और हमले में 3 से 4 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इमरान जैसे ही घायल हुए, ये स्ट्रेचर पर उन्हें लाया गया। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की सियासत क्या खून मांगती है? क्या पाकिस्तान की सियासत में वहां हमेशा इस तरह से खून बहता रहेगा? इमरान खान को जो पैर में गोली लगी, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि वो इस तरह के हमलों से घबराने वाले नहीं हैं और खुदा ने उन्हें बचाया है। जो आवाम है वो उनके साथ है, वो झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। बार बार पाकिस्तान में इस तरह के जो मार्च होते हैं, आज़ादी मार्च होती है या कोई ऐसी रैली होती है जहां पर सरकार को गिरने की तैयारी होती है, वहां पर इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं। किसी जलसे में, किसी समारोह में, किसी पॉलिटिकल रैली में बम बरसाया जाना, खून बहाया जाना, ये आम बात हो गई है। और इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले पर भारत के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वहां के हालात पर लगातार भारत की नजर बनी हुई है। Yeah, this is actually a development that just took place as I was coming into this briefing. This is something that we are closely keeping an eye on, and we'll continue to monitor the ongoing developments. But I don't have anything beyond that to say because this is just a developing story. और इमरान पर हुए हमले पर चारों ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। सुरक्षा और विदेश मामलों के जानकारों का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। इमरान खान बड़े खुशकिस्मत हैं कि AK-47 की फायरिंग के बाद गोली केवल उनके पांव पे लगी है और उनकी जान बच गई है। ये तो साफ तौर पे नज़र आ रहा था कुछ दिन पहले कि इस माफी का जान हमला उनके ऊपर ज़रूर होगा, क्योंकि इमरान खान बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी और ISI को बेनकाब करना चाहते थे। देखिए, ऐसा है, ये दर्शाता है जो इमरान खान के ऊपर जैसे हमला हुआ, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ था, ये जो चीज़ दर्शाती है, ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो है, पर इसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर ये सिचुएशन किसने क्रिएट की है? इमरान खान इस समय प्राइम मिनिस्टर के ऑपोजिशन में हैं, आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब आपके अब ध्यान केंद्रित होता है कि इसके पीछे साजिश किसकी थी। ये अटैक कोई किसी चलते फिरते नौसिखे ने नहीं किया, ये बड़ा प्लान्ड अटैक था, पर फेल हुआ है या क्या हुआ है यही नहीं पता मेरे को। इमरान खान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जैसे आप कह रहे हैं, और भी उनके साथी घायल हुए हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ, वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़, इमरान भाई को गोली लगी, वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। और बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स ऑलराइट, पाँव पे गोली लगी है, अभी बच गए, अल्लाह उनको महफूज रखे। जिसने भी ये हरकत की है, जुल्म किया है, और खुदा रहा ये चीज़ें बंद होनी चाहिए इस मुल्क में। अब दिल इतना ताकतवर रहा नहीं कि और बुरी खबरें सुनी जा सकें। अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, अभी ये वाक़या हुआ है। अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और
हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें, अल्लाह का वास्ता हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया ड्रामा। होपफुली पाकिस्तान कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन और हम इस चीज़ से निकलें और कहीं हम जाके लगें, किसी तरफ लगे जाके। अल्लाह इनको हिफाजत में रखे, इमरान भाई को। ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है। इसका कौम को इदराक करना चाहिए और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। आप सबके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआएं, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह के करम है सब खैरियत से। एक साथी हमारे जो शहीद जख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद जख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। जी हां, एक ऑपोजिशन का लीडर जो कि सरकार को चुनौती दे रहा है, बार बार ये दावा कर रहा है कि वो वहां की आर्मी, आईएसआई, इसके अलावा वहां के हुक्मरानों को बेनकाब करेगा। और ऐसे वक्त में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जहां एक आजादी मार्च निकाला जा रहा है, जहां पर हल्ला बोल किया जा रहा है इमरान खान के जरिए वहां की हुकूमत पर, ऐसे वक्त में इमरान खान पर एक सुनियोजित अटैक होता है। और ये अटैक बहुत ही प्लान्ड अटैक है, जैसा कि जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये प्लान्ड अटैक था और इसमें इमरान खान बाल बाल बचे हैं, क्योंकि ये अटैक बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। इस अटैक के पीछे कौन है, बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर इस तरह की अस्थिरता का शिकार होता रहेगा? क्या पाकिस्तान में जब बड़े बड़े नेता सुरक्षित नहीं हैं तो वहां की आवाम का क्या होगा? दुनिया के बाकी मुल्क जब आगे एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ अपनी आवाम को सुरक्षा, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इन सब चीजों की एक तरह सौगात दे रहे हैं, वहां पाकिस्तान में हालात ये हैं कि महंगाई चरम पर है। वहां जब इमरान खान सत्ता में होते हैं तो भी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, जब कोई और सरकार आई तो उसके साथ भी हालात वैसे ही थे। और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जाते हैं। सवाल यहां पर यही है कि क्या पाकिस्तान, जैसा कि आप शोएब अख्तर को सुन रहे थे, क्या पाकिस्तान किसी ठिकाने जाकर लगेगा? एक बड़ा सवाल उठाया शोएब अख्तर ने। एक आवाम के तौर पर पीड़ा वहां मौजूद हर एक शख्स की यही है कि वो जो उनका मुल्क है वो किन चीजों में फंसा हुआ है, किन बातों में फंसा हुआ है और वो क्यों नहीं आगे की ओर देख रहा है। यहां लड़ाई सत्ता की होती है, लेकिन बाकी मुल्कों की तरह यह सत्ता की लड़ाई जानलेवा साबित हो जाती है। और आज की यह घटना पूरी तरह से इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान, हुकूमतें बदलती रहेंगी, साल बदलते रहेंगे, दौर किसी और का आता जाता रहेगा, लेकिन हालात नहीं बदलने वाले। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब जुड़ चुके हैं इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए। सतीश जी, जिस तरह से आज तस्वीरें सामने आई, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? एक मुल्क के तौर पर जिस तरह से शोएब अख्तर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारा मुल्क किस ठिकाने जाकर लगेगा, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा है, यहां सरकारें आती जाती रह रही हैं, लेकिन हालात बेहतर होने की जगह बद से बदतर होते जाते हैं। देखिए, आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान। उन्होंने ही इस फैक्ट्री का निर्माण लंबे समय तक किया है और हमने देखा था, अपनी आंखों के सामने देखा था कि बेनजीर भुट्टो कैसे मारी गई थी। तो वो तो मुल्क वहां ये है कि बीच में थोड़ा सा थमा जरूर, लेकिन सियासत भी वहां की ऐसी है और रवायत भी ऐसी है कि बिना बंदूक और बम के काम नहीं चलता है। बहुत ही अशांत क्षेत्र है, कबीलाई समाज है और अलग वहां के नेता भी इसी तरह से, मतलब बहुत सारे जो हुक्मरान हैं उनके अपने अपने खेमे, उनके अपने अपने आतंकी भी है। ये आप ये देख लीजिए, जैसे तहरीके पाकिस्तान जो
मतलब जो इमरान खान ने बनाया, तो इमरान खान पर खुद आरोप था एक समय में कि ये जो है खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आतंकी तंजीम थी, उनको वे तवज्जो भी देते थे। तो सवाल ये है कि जो वहाँ की सियासत एकदम मारकाट की होती है, वो जो विरोधी है उसको, चाहे वो सियासत में हो, कानून में हो, चाहे फिजिकल भी हो, वो पनपने नहीं देते, एक दूसरे के खिलाफ वार ही लड़ते रहते, क्योंकि एक तरह से वो ना सोसाइटी ही वारलॉर्ड्स की है। वहाँ के जो सियासतदान भी हैं वो भी इसी तरह से चलते हैं। तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो इमरान खान के ऊपर जो ये हमला हुआ है। क्योंकि अगर इमरान खान इस तरह के मार्च निकाल रहे हैं और वापसी की कोशिश करेंगे, तो आपने देखा होगा, पहले की तस्वीरें भी है कि एक समय बेनजीर भी जब वापस आ रही थी, बेनजीर चाहे वो क्या नाम है उनका, जो इनका अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, इसी तरह की चीजें, हंगामा हुजूम होता रहता है वहां पर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्थिर देश है। वहां पर रह के अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट है, और उसमें जो कबीलाई इस तरह से ऊपर से नीचे तक रेजिमेंटेशन है, वो इस तरह के वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। ये हमने तो देखा है, ये हमारा अनुभव भी कहता है। और वो अस्थिर देश में ये कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5-6 दिन पहले ही इमरान खान ने सर ये बात कही थी कि वो मुंह खोलेंगे तो आईएसआई को बेनकाब हो जाएगी, और सवाल ये उठता है कि उनके रहते हुए बहुत सारी चीज़ें, जब आईएसआई वहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार भारत हो, बाकी मुल्क हो, वहाँ पर आतंक की जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसको लेकर तमाम सबूत, तमाम बातें रखने के बावजूद वहाँ इमरान खान की भी हुकूमत रही, तो भी कुछ व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसमें वो ये कह सकें कि बहुत बेहतरी थी। ऐसे में ये जो पूरा हमला है, क्या आपको लगता है कि ये अब जो सत्ता की लड़ाई है उसमें एक तरह का एडवांटेज दे देगा इमरान खान को, या ये जो खून मांग रही है पाकिस्तान में सियासत की लड़ाई, सियासत की पूरी जंग, ये अभी और ज्यादा इसके स्याह चेहरे हमें देखना बाकी है? देखिए, पाकिस्तान की हुक्मरान या हुकूमत आईएसआई या वहां की फौज ही तय करती। और कहा गया था जब इमरान खान को जब सियासत में सक्सेस मिला, तो ये कहा जाता था कि वो एक अपने वो फौज के ही नुमाइंदे हैं, उन्हीं की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाया गया, या उनको आशीर्वाद, अगर हिंदुस्तान के शब्द में कहें तो आशीर्वाद, उनको फौजी आशीर्वाद था। लेकिन बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये हाल के दिनों में जो ऐसा हुआ, जब हटे, तो ये दिखाई पड़ा कि उनका जो है फौज से, जो वहां के फौजी चीफ थे, उनसे संबंध जो है बिगड़ गए। और इमरान खान ने कुछ मौजूदा, मतलब क्या कहते हैं, अपनी औकात से ज्यादा पाकिस्तान में वहां के सियासतदानों की औकात भी फौज तय करती है, आईएसआई तय करती है, उससे ज्यादा कुछ चढ़ बढ़कर ये काम करने लगे। तो इससे उन्होंने फौजी हुक्मरान जो है बहुत उनसे नाराज हो गए, और इसी में वो सियासत बुन देते हैं, इधर उधर बिसात बिठा देते हैं, और तो तख्ता पलट का तो इतिहास ही रहा पूरे पाकिस्तान में। चाहे एक सिविलियन सत्ता को हटाया जाए, या भी सिविलियन को एक दूसरे के साथ, जो सिविलियन सियासतदान है, उनको एक दूसरे के खिलाफ खिलाया जाए, तो बिसात तो वहां की फौज तय करती है। इससे उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके दो मापदंड हैं, दो डिटर्मिनेंट्स है। एक डिटर्मिनेंट ये है कि ये चीन वाले और चीन के और अमेरिका क्या सोचती है वहां पे। आप ये देख लीजिए, वो लोग का जो इंटरेस्ट होगा, उसी के हिसाब से वहां की अंदरूनी राजनीति तय होती है। ये भी एक बात है। ये तो रहा इंटरनेशनल एस्पेक्ट। दूसरा है कि जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो वहां की फौजी हुकूमत क्या समझती है, उसके क्या इंटरेस्ट, कि कौन सा नेता बढ़िया सर्व कर सकता है, वो तय करेगा। तीसरा, एक बहुत बड़ी चीज अभी पाकिस्तान में एक चीज हुई है, और उसका भी कुछ ना कुछ एक रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब तक जो है थोड़ी सी पाकिस्तान की आवाज जो है यूक्रेन के साथ जा लगी है।
ये क्यों हुआ है यूक्रेन के साथ लगना, मतलब मुझे लगता है कोई न कोई इनडायरेक्टली जो है कोई एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी काम कर रहा है। तो ये सारा कुछ तय करेगा, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में कंपैरेटिव शांति हुई थी तालिबान के का बिल्कुल। हुकूमत करने से, उसके बाद कुछ न कुछ तो यहाँ पर होना ही था। वो तो देखिए वाकई ये जो तस्वीर है ये कोई नई नहीं है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस आवाम की चिंता करने की बात की जाती है वहाँ के हुक्मरान हों, वहाँ के सियासतदान हों, वही जब गोलियां खा रहे हों और उनकी सुरक्षा जब दांव पर लगी हो तो आवाम को क्या सुरक्षित रखेंगे। सतीश जी, आप हमारे साथ बने रखिए, एक और विषय पर आगे आपसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान से एंकर एनी खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। एनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन सवाल जो है, जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और ये इस बात को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर अब मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। जब बात आती है विपक्ष के नेता की, बात आती है सत्ता पक्ष के नेता की, तो हम देखते हैं कि जब भी सियासत की जंग होती है तो पाकिस्तान बिना खून के ये जंग आगे नहीं ले जा पाता। और आज इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या कह रही है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरह की बातें सामने आ रही? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इसमें अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें ना, तो कहाँ पे वीकनेस है हमारी। एक आपके विफाक यानी आपके इस्लामाबाद के अंदर किसी और पार्टी की हुकूमत है, सूबों के अंदर किसी और पार्टी की हुकूमत है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को कैसे कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर होगी। जब इस्लामाबाद ऑर्डर करता है पंजाब को कि हमें पुलिस की नफरी चाहिए, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, वो नफरी भेजने से इनकार कर देते हैं। केपी में इमरान खान की हुकूमत है, आजाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। तो इस्लामाबाद के चारों तरफ जब इमरान खान की हुकूमत है तो एक इस्लामाबाद के अंदर PMLN बैठ के वो पूरे पाकिस्तान पे ना रूल कर सकती है, ना ही वो ऑर्डर जारी कर सकती है, और ना ही जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो टॉप लीडरशिप को थ्रेट्स थी, हमारे बहुत सारे सहाफी हजरात को थ्रेट्स थी, लेटर लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट को लेटर लिखे गए सहाफियों की जान से कि भाई हमारी जान को खतरा है, लेकिन उस चीज को सीरियस नहीं लिया गया। चाहे ये पॉलिटिकली असैसिनेशन हुई है अरशद शरीफ साहब की या बाहर से, क्योंकि जैसा कि मुझसे पहले जो गेस्ट थे वो बात कर रहे थे कि ऐसे में जब आपके दुश्मन मुल्क होते हैं या आपकी जो दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान में काम कर रही होती हैं वो ज्यादा फायदा उठा लेती हैं। जिसने भी किया, आज आप आराम से टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था तो उन्होंने लेटर क्यों नहीं लिखा। भाई कब से वो लेटर लिख रहे थे आपकी हुकूमत को, आप आगे से जवाब नहीं दे रहे थे, चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखे गए। इसी तरह इमरान खान भी बता चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, और उन्होंने नाम भी बाकायदा लिए। उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, मुझे खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो मैं वीडियो भी रिलीज करूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारी जुडिशरी की बात करें, हमारी हुकूमत की बात करें या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, उनको इस चीज की परवाह नहीं है। अभी भी वक्त है, सीरियस होकर इस चीज को सोचें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे इस तरह अटैक हुआ है, और उसको हम इस अटैक को ये नहीं कह सकते कि ये धमकी थी या वो इमरान खान को डराने के लिए इस तरह का फेल किया गया। उसने टारगेट किलिंग की कोशिश की है, जिस तरह के फायर लगे हैं उसको अगर डराना धमकाना होता तो जितने लोग क्राउड में थे उनके ऊपर अटैक किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने टारगेट किया इमरान खान को, और पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उनको किया। फैसल जावेद जख्मी हुए, अहमद चट्टा जो वहां के लोकल उनके लीडर हैं पीटीआई के, वो काफी ज्यादा सीरियस जख्मी है। फिर इमरान खान को 3 गोलियां लगी, लेकिन जब वो थ्रेट्स कर कहते हैं तो चीज को सीरियस नहीं लिया गया। एक सवाल और लेकर मैं आपके पास आऊंगा, और बड़ा अहम सवाल है, वहां की आवाम से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन फिलहाल मैं आपको रोकूंगा। हमारे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एक तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आज के दौर में किसी मुल्क से जब सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये एक प्रोग्रेसिव सोच की ओर कोई मुल्क बढ़ रहा है, या अभी भी उन्हीं मुश्किलात, उन्हीं तकलीफों में घिरा हुआ है जो आज से 20 साल 25 साल पहले से चली आ रही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। पहले तो देखिए, पाकिस्तान में बहुत आसान से बंदूक मिलता है। एनीवन कैन पिक अप अ गन फ्रॉम एनीवेयर, इट्स वेरी चीप, इवन अ सोफिस्टिकेटेड वेपन इज वेरी चीप। ये तो पहले बात है। सेकेंडली, आप देखिए इमरान खान के खिलाफ बहुत कोई गुस्से में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी,
आर्मी के खिलाफ कभी भी कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं कहे हैं इतने साल से। इमरान खान perhaps one of the first politicians जो आर्मी को क्रिटिसाइज किए हैं, रेगुलरली क्रिटिसाइज किए हैं और सॉलिडली क्रिटिसाइज किए हैं। ये पहले बात है। सेकंड बात आप देखिए, इमरान खान इज ड्रॉइंग ह्यूज क्राउड्स। ये दिस विल probably be a handicap for the current government of शहबाज शरीफ, क्योंकि आज इलेक्शन हो तो इमरान खान शायद जीत भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन ये मानने पड़ेगा अलग है। वहाँ आर्मी डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, लेकिन इमरान खान का जो क्राउड सपोर्ट है बहुत ही हाई है, इसीलिए थोड़ा शेकी हो गए हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी रिकवर कर रहे हैं वो फ्लड के बाद, और उसके बाद और एक इन्फ्लेशन का बहुत प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये सब है। सो द पीपल आर वेरी अनहैप्पी। सो अब देखते पड़ेगा ये नवीद ये कौन है, किसके लिए क्या किए हैं, ये सब समझने पड़ेगा। ये इन्वेस्टिगेशंस होना चाहिए, देखने पड़ेगा। लेकिन इमरान खान बहुत ही नैरो एस्केप इमरान खान के लिए हुआ है। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम इस चर्चा के लिए, अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। एनी खान पाकिस्तान की जानी मानी एंकर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। एनी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह के नैरेटिव्स वहाँ चल रहे हैं। क्या इमरान, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उनको जिस तरह का आवाम का सपोर्ट है, वो चाहे रैलियों में नज़र आ रहा हो, चाहे उनकी तमाम जो बातें हो रही हैं उनमें नजर आ रहा हो, बहुत आउटस्पोकन हुए हैं। क्या ये एक तरह की बेचैनी सत्ता में है, वहां के हुक्मरानों में है? क्या उनका आईएसआई को 5-6 दिन पहले खुली तौर पे पर्दाफाश करने की बात कहना, ये सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं, या कुछ और भी है जो वहां के बारे में समझना जरूरी है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगी कि इमरान खान की जो 4 साल उनकी कारकर्दगी रही है, उनकी जो हुकूमत उन्होंने 4 साल की, वो डिलीवर नहीं कर सके। जो मैं तवक्को करती थी, जो आम पाकिस्तानी जिसने उसको वोट दिया था, खान साहब उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन जिन हालात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, कुछ भी है, मैं हालांकि इंडियन चैनल पे बैठ के मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ भी है, हमारे अंदर जो अमेरिकन मुखालिफ जज्बात हैं वो हर पाकिस्तानी के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। खान साहब ने जब ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अमेरिकन की इंटरफेरेंस हुई है और पाकिस्तान में उनकी हुकूमत को हटाया गया है, वो साइफर आया या जो भी था, पहले तो चाहिए था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी साइफर की। लेकिन चले, अगर आप नहीं कर सके तो अवाम के अंदर जज्बात बहुत ज्यादा भड़क उठे कि भाई अमेरिकन कौन होते हैं हमारे अंदर आके मुदाखलत करने वाले। इमरान खान ने उसी दिन से अवाम की सपोर्ट हासिल करना शुरू कर दी थी और उनको इस बात का अंदाजा हो गया था, अगर उनकी हुकूमत ना गिराई जाती तो नेक्स्ट गवर्नमेंट कभी भी इमरान खान की नहीं आ सकती थी। लेकिन वो क्योंकि अमेरिकन मुखालिफ जज्बात हैं पाकिस्तानियों के अंदर, कुछ हद तक इमरान खान ने उसको काफी हद तक कैश किया है। फिर अगर स्टैब्लिशमेंट की, जैसे वो बात करते थे ना कि इमरान खान साहब अभी खुल के आर्मी के खिलाफ वो आ गए हैं, इससे पहले नवाज शरीफ भी आर्मी के खिलाफ बातें करते रहे, आसिफ अली जरदारी साहब भी इमरान खान आर्मी के खिलाफ करते रहे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि खान साहब को शिकवा ये है अपनी मिलिट्री से, या गिले शिकवे, क्योंकि अपनी हमारी आर्मी भी हमारी अपनी है, हमारा फर्ज बनता है हम उनसे सवाल करें या हम उनसे गिला शिकवा, हमें कोई प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं, वो हमारी आर्मी, वो किसी दूसरे मुल्क की नहीं है। तो खान साहब का ये आर्मी पर अगर कोई पूर्व पीएम उठाए तो ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। फिलहाल यानी समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि इमरान ठीक रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान ठीक रहे। जिस तरह की स्थितियां वहाँ बनती जा रही हैं, आतंक का गढ़ बनता जा रहा है पाकिस्तान, और जब वहाँ के सियासतदान ही सुरक्षित नहीं हैं तो आवाम की सुरक्षा का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। अभी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है पाकिस्तान। आगे देखने की बजाय जब इस तरह की घटनाएं उसे पीछे देखने की ओर मजबूर करती हैं तो वहां के हालात पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन आज की घटना वाकई बहुत ज्यादा हिलाकर रख देने वाली है। देखना होगा कि इस घटना के पीछे के जो मंसूबे हैं, कौन लोग हैं, ये सामने आते हैं या नहीं, हमेशा जैसा पाकिस्तान में होता रहा है। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया करेंगे और अब बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे गुजरात की, जहां
चुनावी रणभेरी बज चुकी है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है और चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 2 फेज में यानी 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजे 8 दिसंबर यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ आएंगे। राज्य में इस बार 4,60,000 लोग पहली बार वोट करेंगे। वहीं करीब 4,90,00,000 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह साहब। सतीश जी, गुजरात में चुनावी रणभेरी बज चुकी है, चुनाव की तारीखें पूरी तरह से सामने आ चुकी हैं। सबसे सीधा सवाल मेरा यही कि क्या गुजरात में बीजेपी का तिलिस्म टूटेगा या वो जादू कायम रहेगा? कि बना रहेगा, तिलिस्म बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी रहेगी। किला उनका अभेद है 27 सालों से। किले में भेद तो किया जा सकता है, लेकिन वो किला जो है बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए गुजरात के जो धरती पुत्र हैं वो देश में काबिज हैं अभी इस वक्त, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। उन्हीं दोनों के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार चल रही है। तो धरती पुत्र और मोदी जी का जो एक विशालकाय जो पर्सनालिटी है, और जितनी बार लगातार वो गुजरात जा रहे हैं, तो मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से ही उन्होंने जाना लगातार एक चुनावी कैंपेन मोड में शुरू कर दिया। तो मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है सीटें कुछ कम जाएं, लेकिन वो बरकरार रहेगा तिलिस्म। उनका प्रयोगशाला रही है गुजरात और वहां के धरती पुत्र हैं, तो तमाम बातों के बावजूद लगता है कि वो इस किले को बचाएंगे। अगर मान लीजिए, मतलब ये तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है सबको मालूम है ये बात, लेकिन मान लीजिए कि कहीं कोई उलटफेर हो जाए गुजरात में, तब तो ये हम समझते हैं इस सदी का सबसे बड़ा चुनावी उलटफेर हो जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये बात सही है कि वहां पर महंगाई, बेरोजगारी, जो ट्राइबल्स और किसानों का मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और शायद कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी है वहां पर इन्हीं बातों को आगे लेके आ रही है, उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है। और एक कैंपेन स्ट्रेटजी में भी उन्होंने बदलाव किया है कि बहुत रैटमटाज और एकदम कारपेट बॉम्बिंग जैसी नहीं, बल्कि वो जमीन पर कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा प्रधानमंत्री जी ने भी किया था। लेकिन टू गुड फॉर कांग्रेस will also not be enough। तो ये गुजरात है, तो मुझे लगता है भाजपा बन जाएगी। और अच्छा एक चीज है कि स्टेटस को इस बार चुनाव में नहीं है, चाहे नतीजों में भले ही आ जाए स्टेटस को, लेकिन जो यथावत स्थिति उसमें एक बदलाव तीसरे पार्टी की एंट्री से हो गई है, आप पार्टी से। आप पार्टी की एंट्री जो है बहुत सीटें आपको दिला देगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आपके जो वोट्स हैं ये एक डिटर्मिनेंट है वहां पर कि वो वोट कांग्रेस की ज्यादा काटती है, जो लगता है काटेगी, और भाजपा की भी काटेगी। लेकिन इसका जो चुनावी नतीजे में फायदा जो हमको लगता है, अंततः मेरे ख्याल से वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा जो मुझे दिखाई पड़ता है।
सर, आपने कहा कि पूरी हद तक यही लग रहा है कि जादू कायम रहेगा और बीजेपी जो है वो फिर से सत्ता में वापसी करेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है, जैसा आपने कहा कि एक तीसरी जो शक्ति है वो भी गुजरात में नजर आ रही है, तो क्या इस बार विपक्ष की जो पार्टी होगी उनमें इस तरह का घमासान नजर आएगा? क्या विपक्षी पार्टी में भी कोई बदलाव हो सकता है या पहले के पैटर्न की तरह ही हमें चीजें नजर आएंगी? देखिए, एक तीसरे पार्टी के एंट्री से बदलाव तो निश्चित रूप से हो, इसकी बात मैंने पहले ही आपसे कह दी कि ज्यादा इसका फायदा मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि आप पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है वोट परसेंटेज में या कुछ एक सीटों में, तो उसका स्थान गुजरात में मतलब हो जाएगा। इस लिहाज से तो बदलाव होंगे, लेकिन हाँ, अभी भी ऐसा ही लगता है कि वहां इस बार तक का चुनाव, सिर्फ इस बार का मैं बोल रहा हूं, आगे मुझे नहीं मालूम, इस बार का चुनाव मोटा मोटी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। अब आपका है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसका डायनामिक्स कैसे काम करता है, कि शहरों में, गांवों में किस तरह से किसका वो वोट काटते हैं। मोटे तौर पर अगर उनको कुछ सीटें आ जाती हैं तो उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। उनका एक राष्ट्रीय जो एक मंसूबा है, उनका एक वो चाहते हैं, उस हिसाब से स्थापित होंगे। तो ये सिर्फ गुजरात की दृष्टि से नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी जो है इसका एक असर होगा। फिलहाल जो है आप ऐसे कह सकते हैं, अगर एक दूसरे तरीके से कहा जाए तो गुजरात में 1 बनाम 2 है। मतलब एक तरफ बीजेपी है, सामने कांग्रेस और आप पार्टी है, तो एक का तो बहुत कमिटेड वोटर्स भी रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा उलटफेर जो है गुजरात में होने जा रहा है। हालांकि मैं ये मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ एक जो आम जनता में है वो एक नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अगर 2 जगह बट जाए और एक कमिटेड वोटर रहे वहां पर, 27 सालों की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए प्रयोगशाला रहे हो, हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही हो और गुजरात का धरती पुत्र हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या नतीजा है। एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा उलटफेर अगर हो जाता है, अगर हम इसे भी देखते हैं तो गुजरात चुनाव तो छोड़ दीजिए, 2024 का चुनाव भी बुरी तरह से बदला नजर आएगा। क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन, अगर उलटफेर गुजरात में होता है तो? देखिए, गुजरात में मान लीजिए, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाती है तो मुझे लगता है पूरे देश से हार, देश में फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यही लोग कहने लगेंगे ना कि देखिए गुजरात भी नहीं बचा पाए, इसलिए वो बच ही जाएगा। इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि गुजरात में भले ही बीजेपी जीत जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 जो है 2024, ये मेरा अपना आकलन है कि एकदम केक वॉक रहेगा बीजेपी के लिए, ऐसा मेरा मानना नहीं। एडवांटेज जरूर रहेगा लेकिन उतना केक वॉक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए बीजेपी और मोदी जी, ये 2 फैक्टर एकदम एक रहेंगे 24 में, ऐसा मेरा मानना नहीं। इसका विश्लेषण कभी आप और करेंगे तो मैं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सतीश के सिंह सर हमसे जुड़ने के लिए और गुजरात चुनाव पर इस शानदार विश्लेषण के लिए। और चलिए अगली कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे प्रदूषण के कहर की। तो दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में जहर घुल रहा है, आम आदमी का सांस लेना दुश्वार हो गया है और शासन प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। सारे जतन नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी हां, दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड की दस्तक क्या हुई, मानो कोहरे की चादर के पीछे जो पोल्यूशन है उसने भी सारे सॉल्यूशंस पर एक तरह से ग्रहण
बैंड लगा दिया। राष्ट्रीय राजधानी और देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 400 से ज्यादा पहुंच चुका है और शासन प्रशासन के तमाम दावे, तमाम तैयारियां इस पोल्यूशन की चादर के आगे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं, छिप चुके हैं। यह हाल केवल दिल्ली का नहीं बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा में भी नजर आ रहा है। यहां भी हवा आम आदमी का दम घोटने पर उतारू है। नोएडा के कई इलाकों में आज सुबह का अगर आंकड़ा देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। तो प्रशासन की भी सांस फूली और 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर नकेल कसने की कवायद नोएडा में शुरू कर दी गई। लेकिन ऐसी तमाम कोशिशें हर साल होती हैं, लेकिन प्रदूषण है कि मानता ही नहीं। तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए इसको जान लेते हैं। इंडिया गेट पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हम सभी को भी है। और जितने यहाँ पर लोग देख रहे हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ, सभी के साथ बहुत सारी समस्या दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मास्क में दिख रहे हैं। इसका कोई हल नहीं हो रहा है। आंखों में देखिए, सामने आपको देख रहा है, जलन सी हो रही है। सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। हम लोग को पेड़ बहुत और लगाने चाहिए कि ये प्रदूषण खत्म हो जाए तो हमारा स्कूल खुल जाए। अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने टावर बनाए हैं, स्मोक टावर, उनमें खर्चा भी आया पर वो चल नहीं रहे। अगर शायद वो चल जाए तो प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है। सुबह हम लोग जब ऑटो से आ रहे थे तो बिल्कुल भी इंडिया गेट दिख नहीं रहा था इतने स्मॉग की वजह से। अभी तब भी थोड़ा ठीक है, बट पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम नहीं सभी लोगों को हो रही है। क्योंकि दिवाली पे ना लोगों ने ज़्यादा पटाखे फोड़े हैं। समस्या ये है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत है एंड जो नॉर्मल हेल्थ स्टैंडर्ड्स है फॉर अस सिविलियंस वो भी काफ़ी खतरे में है। तो तमाम वादे और इन वादों के बावजूद दिल्ली NCR की फिजाओं में घुलता जहर, इसकी क्या वजहें और तैयारियों में कहां कमी हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद देवी गोयनका जी। बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाव स्वदेश में। सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्या जो एक्शन प्लान बार बार कहा जाता है सरकारों के बयान में, सिस्टम के दावों में, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि कहीं कोई बहुत दूरदर्शी सोच नजर आई है। साल बदल जाता है, हर साल ये समस्या आती है, पराली को विलेन बना दिया जाता है, कोई और फैक्टर गिनाया जाता है, लेकिन आपकी एक्शन और प्लानिंग, न तो एक्शन दिखता है न तो प्लानिंग दिखती है। आम आदमी तक कह रहा है कि जो उपाय किए जा रहे हैं वो तो बस दिखाने के लिए हाथी के दांत हो गए। आपकी पहली टिप्पणी। मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्चुअली बहुत ही कठिन है, बट इट इज ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल अगर सब पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलके काम करें। अगर ये पॉलिटिकल गेम चलता रहेगा कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को दोष देती रहेगी तो मेरे ख्याल से कभी प्रॉब्लम सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर स्ट्रिक्ट एक्शन देना है तो वेहिकुलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ब्रिक की एक्टिविटी वगैरह वगैरह सबको रोक लगानी पड़ेगी। ये पराली जलने की तो बात हमेशा साल भर होती है, बट उसका जो रूट कॉज है पराली जलने का वो तो कोई सोचता नहीं है कि पंजाब में पैडी क्यों उगाते हैं। यहाँ पे पैडी को आप जानते हो बहुत सारा पानी लगता है और ये जो इरिगेशन के लिए इतना पानी वेस्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये क्रॉप पैटर्न चेंज करने की बहुत जरूरत है। और अगर सरकार दूसरे क्रॉप के लिए MSP बढ़ाएगी या दूसरे क्रॉप को इनकरेज करेगी तो ये पराली जलाने का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से उसी का एक सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि हम देखते हैं दुनिया के कई मुल्क ऐसे रहे हैं और बीजिंग का सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि वो भी प्रदूषण की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वहां के कुछ ऐसे उपाय किए गए जिसने पूरी दुनिया को आईना दिखाया। क्या एक सोच नजर नहीं आ रही है सरकारों में? सिस्टम जो है वो वही ट्रेडिशनल तरीके अपना रहा है और इसके साथ ही क्या नागरिकों के बीच जो एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हम ये देखते हैं कि तात्कालिक उपाय ज्यादा देखे जाते हैं, तुरंत वाला समाधान, पोल्यूशन हुआ नहीं, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले की आपकी क्या तैयारियां थी, ये कहीं नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत जी, क्योंकि जो चाइना का आपने उदाहरण दिया वो एकदम सही बात है। वहाँ का भी प्रदूषण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था,
बट वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम एकदम अलग है। वहाँ पे तो डेमोक्रेसी का तो नाम और निशान नहीं है, और सरकार कुछ भी चाहती है तो वो तुरंत हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, या फॉर्चुनेटली हमारे देश में वो परिस्थिति नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी फिर भी मजबूत है। बट जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रॉब्लम, अगर हर पॉलिटिकल पार्टी साथ में काम करने को तैयार है तो ही ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। अगर आपस में झगड़ते रहेंगे, अगर आप आपस में वो उंगली उठाते रहेंगे, टू में करते रहेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। और एक जैसे चीज मैं मैंने क्विक बताया, रिएक्शन अगर आपसे आपको लेना चाहूंगा pollution सर, समय कम है, एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। सबसे ज्यादा समस्या दिल्ली एनसीआर में किस बात की आ रही है? क्यों यहाँ पर प्रदूषण देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा जानलेवा साबित हो जाता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है? मेन इश्यू इसमें है कि जो हवा की जो गति है, उसका तो हमें, उसके ऊपर तो कुछ कंट्रोल है नहीं। और जिस दिन हवा नहीं ब्लो होती है, हवा नहीं बढ़ती है, तो फिर प्रदूषण तो बढ़ने ही वाला है। अगर हम कुछ भी टेक्निकल सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे ये स्मोक टावर का हमने ट्राई किया है, वो तो पूरा कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है, वो तो ऐसे कभी काम नहीं होने वाला है। बट हमारी पूरी ताकत उसमें लगनी चाहिए कि अब जो एमिशन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वो उसको हम रिड्यूस करें। और दिल्ली का मेन प्रॉब्लम वैसे है वेहिकल पोल्यूशन। जो उत्सर्जन है उस पर रोकथाम नहीं लगाई जाती है, जो टेक्निकल उपाय अपनाए जाते हैं वो बहुत थोड़े वक्त के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन जैसा सर भी कह रहे थे कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक छोटे एरिया को या कुछ वक्त के लिए आपको राहत दे सकती हैं, लेकिन बड़ी सोच रखनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सिस्टम को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़े बड़े महानगर में अगर व्यक्ति आ रहा है तो वो भविष्य के सपने लेकर आता है, अपनी जमीन छोड़कर आ रहा है, वो बड़े बड़े सपने लेके आता है। क्यों? ताकि उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, उसके बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य मिले। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं कि आप खुले में मत जाइए लेकर बच्चों को। तो ये ऐसी दुनिया की कल्पना तो हमने नहीं की थी। उम्मीद यही है कि अब भी वक्त है, छेद जाएं लोग, और जिस तरह से एक एक्शन प्लान दिखना चाहिए वो नजर आए, और एक तरह का अनुशासन नागरिकों में भी दिखना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार का कोल प्रोडक्शन बढ़ाने पर पूरा जोर है ताकि कोल इंपोर्ट को कम से कम किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक पिछले 8 साल में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आज कोल इंपोर्ट 23% से घटकर 2% रह गया है। वहीं कोयला मंत्री ने कहा कि छठे कोल ब्लॉक ऑक्शन में 141 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। We have given a very big offer, 50% of the revenue share rebate if they go into the gasification, even 10% of their total production, if they go for the gasification, then we are giving them 50% of the rebate. And these are all the things, and also we have, Honorable FM has kind enough to give 6,000 crores to us for the coal gasification project, where there will be like viability gap funding, something like that. And this 6,000 crore has been allocated to us. We are working out a model, and very shortly we are going to call for a bid, and people will participate. And there will be a very big change as far as the energy sector is concerned in India. बढ़ते आगे, किरीट पारिख कमेटी 15 नवंबर से पहले नेचुरल गैस कीमतों पर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। हमें सूत्रों से पता चला है कि इससे घरेलू गैस के दाम $2 तक कम होने की उम्मीद है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके। प्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, जिसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जिस किरीट पारिख कमेटी का गठन हुआ था नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर, वो अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर तक मंत्रालय को सौंप सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमेटी की अगली बैठक 5 नवंबर को निर्धारित हुई है, जो कि फाइनल बैठक हो सकती है, और इसमें कमेटी अपने मेंबर्स से रिपोर्ट्स के ऊपर फाइनल कमेंट्स जो है वो मांगेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमेटी ने नए रिपोर्ट्स के ऊपर ड्राफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी है, जो कि एक तरीके से होलिस्टिक रिपोर्ट होगी, जिसमें हर तरह के गैस को शामिल किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि नए रिपोर्ट में जो है हर तरह के गैस के ऊपर जो प्राइसिंग फार्मूला है वो कमेटी सुझाएगी, जिसमें एपीएम गैस भी शामिल है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि इस वक्त कंज्यूमर को तुरंत राहत देने की ज़रूरत है, लिहाजा एक बार कमेटी जब अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप
और मंत्रालय उसको अप्रूव कर लेगी। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए इसे कैबिनेट के पास तुरंत भेजा जाएगा। कैबिनेट का अप्रूवल मिलते ही जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसकी समीक्षा तुरंत की जाएगी। इसके लिए जो मौजूदा प्राइस साइकिल है उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा नियमों के हिसाब से 6 महीने का प्राइस साइकिल है जिसकी मियाद 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है। कीमतों की समीक्षा के लिए इस मियाद को खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। कैबिनेट अप्रूवल मिलते ही डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा होगी। मंत्रालय का मानना है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि नए फार्मूले से डोमेस्टिक नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो करंट लेवल से उसमें करीब करीब $2 पर MMBTU की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे कि कंज्यूमर को राहत मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली समीक्षा हुई थी डोमेस्टिक नेचुरल गैस की, उसमें जो नॉर्मल फील्ड से गैस निकल रहे हैं उसकी कीमतें $8.57 पर MMBTU निर्धारित हुई थी, जबकि जो गैस डिफिकल्ट फील्ड से निकल रहे हैं उसके लिए $12.46 पर MMBTU की कीमतें जो हैं वो निर्धारित हुई थी। चले बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप ने कई नए फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं। इसके तहत अब आप एक साथ 32 लोगों से वीडियो कॉल कर सकेंगे। साथ ही अनाउंसमेंट मैसेज, पोल्स क्रिएट करने जैसी तमाम सुविधाओं का ऐलान किया गया है। पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी रक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। मेटा चीफ मार्क ज़करबर्ग ने आज अनाउंस किया कि व्हाट्सएप के सिर्फ ग्रुप्स नहीं, अब एक कम्युनिटीज़ करके नई कॉन्सेप्ट आई है। उसका मेन मोटिव यही है कि जो ग्रुप सिमिलर टॉपिक्स के बारे में चैट करते हैं उनको एक ही साथ में डाल के व्हाट्सएप फीड क्लीन करने के लिए आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बिल्डिंग में पार्किंग रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, बिल्डिंग के एंट्री रिलेटेड कोई और व्हाट्सएप ग्रुप है, पार्क के टाइमिंग्स के लिए कोई और व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो सारे साथ में होके एक कम्युनिटी के तौर पे आ सकते हैं। और भी काफ़ी नए फीचर्स व्हाट्सएप ने अनाउंस किए हैं, जैसे कि पहले जो व्हाट्सएप ऑडियो कॉल्स कर सकते थे, लिंक जो एक नया इस साल उन्होंने बनाया था, जूम और गूगल मीट के लिंक्स जैसा, वैसा एक लिंक बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें आप अब 32 पीपल ऐड कर सकते हैं इन अ सिंगुलर व्हाट्सएप वीडियो कॉल। उसके अलावा आप जो रिएक्ट कर सकते थे इमोजी को लेके मैसेजेस के थ्रू, जो भी इस साल ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी है, वो भी एक नई फीचर आज मेंशन की गई है मार्क ज़करबर्ग के द्वारा। और फाइल शेयरिंग की साइज़ लिमिट बढ़ गई है, अब अप टू 2 GB के फाइल्स आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और एडमिन्स खुद ही इन कम्युनिटी ग्रुप्स के ग्रुप मैसेजेस को डिलीट कर सकता है। और इन चैट पोल्स भी शुरू हो गए हैं। उसमें क्या है, 12 ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे कि जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं उन्होंने पोल फीचर यूज़ करी होगी, उसमें आप अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 12 ऑप्शंस दे सकते हैं और उनमें से जो भी सही जवाब है वो, अगर आपके स्मार्टफोन्स अपडेटेड हैं तो ये सारे व्हाट्सएप के नए फीचर्स आपको भी मिल सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि जो 256 यानी कि 256 लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते थे, फिर उसको 512 किया, बट इस नए अपडेट के थ्रू 1024 मेंबर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स नए रोल आउट हुए हैं व्हाट्सएप के इंटरफेस को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। चले बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट हावी रही। हालांकि निचले स्तर से बाजार ने रिकवरी की कोशिश तो की, लेकिन बंद होते वक्त हल्की गिरावट रही। निफ्टी 30 और सेंसेक्स 70 अंक की मामूली गिरावट पर बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में तेजी नजर आई। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 3 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया भर के निवेशकों को कर्नाटक आकर निवेश का न्योता दिया। बेंगलुरु पैलेस में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के पहले दिन और क्या हुआ खास, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। The flagship event of Karnataka Global Investors Meet finally kickstarts on 2nd November with Prime Minister Shri Narendra Modi's virtual inauguration and Chief Minister Basavaraj Bommai signing MOUs with leading leaders of today. जब भी टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात आती है तो दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है ब्रांड बेंगलुरु। मुझे खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर्नाटका में हो रहा है। ये आयोजन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। Karnataka Governor Shri Thawar Chand Gehlot, Chief Minister Shri Basavaraj S. Bommai, Minister of Large and Medium Industries Dr. Murugesh R. Nirani along with Union Cabinet Ministers, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles Minister Shri Piyush Goyal, Parliamentary Affairs, Coal and Mines Minister Shri Prahlad Joshi, Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship were amongst notable leaders who graced the meet with their presence. While the top industrialists like Chairman Jindal Group Shri Sajjan Jindal, Vice Chairman Toyota Kirloskar Motor Private Limited Shri Vikram S. Kirloskar, Chairman Wipro Shri Rishad Premji, Vice Chairman Bharti Enterprises Shri Rajan Bharti Mittal, CEO Adani Ports and SEZ Shri Karan Adani expressed continued interest in the state. The inaugural session of GIM is followed by 30+ immersive sessions that will spread across the 2.5 days. The day-long event ended on a high note with a memorable cultural evening that comprised of visual spectacles like kinetic show and drone show, with a special mention to a musical ending of the day with Ricky Cage's performance.